हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर ऑफिशियल क्लासेस में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे वीवीआईपी क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में आने के पूरे चांस हैं और प्रीवियस ईयर में आए भी हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो आप ये मानो कि अगर आपने ये सेशन मन से कर लिया तो आपके क्वेश्चन मेरे भाई 5 में से 3-4 इसी से फंसेंगे, एक क्वेश्चन अलग आएगा। चलो भाई करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वात्सल्य रस के सम्राट किसे कहा जाता है? वात्सल्य रस जो होता है उसका सम्राट किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। थोड़ा सा पॉइंटर बढ़ा लूँगा। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंधे की लकड़ी मतलब उसके पास एकमात्र सहारा जो होता है वो लकड़ी ही होता है। तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पहाड़ के नीचे की जो समभूमि होती है उसे क्या कहा जाता है? देखो, पहाड़ के नीचे की समभूमि और पहाड़ के ही ऊपर की समभूमि दो होती हैं। एक नीचे की समभूमि है, एक ऊपर की समभूमि होती है। तो जो पहाड़ के नीचे की समभूमि होती है उसे उपत्यका कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपत्यका बोलते हैं। और वही अगर उसके हमें पहाड़ के ऊपर की आपसे पूछी जाए तो वो आधित्यका होती है। क्या होती है? आधित्यका। तो फिर ये होती है अगर पूछी जाती पहाड़ के ऊपर की समभूमि। और अगर पहाड़ के समीप की या पहाड़ के नीचे की समभूमि पूछी जाती है तो वो कौन सी होती है? उपत्यका होती है। बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइए। क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है, पहले देखिएगा ध्यान से। आपसे पूछा गया है, अभिव्यक्ति के जो उद्देश्य हैं वो क्या होता है? भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता या उपयोग सभी। अभिव्यक्ति का अगर मेरे हिसाब से आप संबंध देखें मेरे भाई तो इनमें से उपयुक्त सभी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? उपयुक्त सभी वाला आंसर एकदम सही आएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। पूछा गया है, तपस्वी का तद्भव रूप कौन सा होता है? तपस्वी का तद्भव रूप होता है तपसी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है और ये क्वेश्चन आपसे 2 बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट वन। क्वेश्चन को मेरे भाई ध्यान से पढ़ेंगे। पूछा गया है कि ऐसे शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत में विकृत होकर हिंदी में आए हैं। जो शब्द संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बोलोगे भैया वो तद्भव होते हैं। और जो संस्कृत के रूप में ही प्रयोग होते हैं वो तत्सम होते हैं। ये बातें पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? निहार उन्हीं की है, गिल्लू उन्हीं की है, नीरजा उन्हीं की है। मेरे भाई एक यामा जो है वो किसकी है? बोलोगे यामा भी भैया उन्हीं की है। ठीक है, रश्मि किसकी है? रश्मि भी भैया इन्हीं की है। तो निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, ये सारी किनकी हैं? आप बोलोगे महादेवी वर्मा की है। लेकिन जो ठलुआ क्लब है, जो ठलुआ क्लब रचना है, ये रचना एक्चुअल में किसकी है? याद रखिएगा। बोलोगे भैया ये रचना है बाबू गुलाब राय की। किसकी? बाबू गुलाब राय की रचना है। थोड़ी सी बातों को डिटेल्ड में समझते चलेंगे, अगर आ जाता है क्वेश्चन तो आप ये भी बता पाएंगे। बाबू गुलाब राय की रचना है कौन सी? बोलोगे भैया ठलुआ क्लब। नेक्स्ट वन पे आ जाओ भैया। क्वेश्चन है कि पूरी तरह से मना कर देना, इसमें लिए जो है सटीक मुहावरा होगा कौन सा? पूरी तरीके से किसी को मना कर देना मतलब बोलते हैं कि तुमने अंगूठा दिखा दिया यार, आयन समय पे तुमने अंगूठा दिखा दिया। मतलब अंगूठा दिखाना मतलब होता है पूरी तरह से मना कर देना। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मधुशाला के रचयिता हैं। मधुशाला किसकी रचना है? आपसे ये पूछा गया है। याद रखिएगा, एक मधुशाला इम्पॉर्टेंट है और एक रचना और इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा इनकी, क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं अगर आपसे कोई पूछता है तो बोलेंगे भैया हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं, या फिर मधुशाला। क्या भूलूं क्या याद करूं में आप बोलोगे कि हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है उसका जो पहला प्रथम भाग है वो कौन सा है? क्या भूलूं क्या याद करूं। इस बात को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बना है। अगले नंबर पे हम बात करें, आपसे पूछा है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कौन सा अंग होता है? बोलोगे भैया
छात्र या शिक्षार्थी जो होता है, छात्र या शिक्षार्थी जो होता है वो अधिगम प्रक्रिया या अधिगम या अध्यापन का केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र। बाल केंद्रित शिक्षा होती है ना, पढ़ चुके हम लोग ऑलरेडी ये चीज़ों को। अगला क्वेश्चन पूछा है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। या तो आपसे ज्ञानाश्रयी शाखा पूछा जा सकता है या आपसे पूछा जा सकता है कि संत जो है संतश्रयी शाखा कौन सी होती है। कौन सी पूछी जा सकती है? बोलोगे भैया संत काव्य धारा पूछी जाती है। क्या पूछी जाएगी? संत काव्य धारा पूछी जा सकती है। या इसी को भैया कहीं कहीं आपसे ये बोल देता है कि बताओ ज्ञान मार्गी शाखा कौन सी। तो ज्ञान मार्गी पूछा जाए, चाहे संत काव्य धारा पूछा जाए, चाहे ज्ञानाश्रयी पूछा जाए, तीनों ही सिचुएशन में आप बोलोगे भैया बताओ जरा इनका कौन था मेरे भाई? कबीरदास जी तो थे, इनके क्या थे? प्रतिनिधिकर्ता थे, प्रतिनिधित्व करता थे, प्रतिनिधि कवि थे। याद रखेंगे क्या? बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं क्या दिया गया। पूछा गया है लोकायतन जो है उसके रचनाकार कौन है? लोकायतन के रचनाकार कौन है? आप बोलोगे भैया सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लोकायतन लिखा। और लोकायतन क्या है अगर आपसे पूछा जाता है तो ये एक महाकाव्य है। ये एक महाकाव्य है जो सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखा गया। चलिएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। वाणी के डिक्टेटर, कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? ये क्वेश्चन आपसे 100% बनने के चांस हैं और इसका आंसर जल्दी से बताइएगा। बोलोगे भैया ये हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये बात कही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस बात को कहा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है चित्रक का तद्भव क्या होता है? तद्भव पूछा है यानी हिंदी रूप पूछा है आपसे। चित्रित नहीं, चेतक नहीं, चित्त नहीं, चीता होता है। चीता ही कह दे मतलब चित्रक ही कह दे। बात समझ में आ रही है? आपके समझ में आ गई कि नहीं? चलिए अगले नंबर पे बात करते हैं। पूछा गया है क्वेश्चन कि जिसके पास में कुछ ना हो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ ना हो। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है मेरे भाई। और अगर मैं आपको एक फैक्ट वाली बात बताऊँ, आप कहोगे ये क्या बात है? यूपी पुलिस और यूपीएसआई में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, साथ ही साथ आपकी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया। तो इतना रिपीटेड क्वेश्चन है ये कि इन मतलब इस जगह तक पूछा जा रहा है। आरओ में भी शायद एक बार ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखता है क्वेश्चन। ठीक है, तो बताएंगे भैया उसे हम क्या बोलते हैं? जो अपने पास कुछ ना रखे, किंचित भर उसको डर नहीं रहेगा, अकिंचन बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? अकिंचन बोलते हैं। चलिएगा अगर हम बात करें, कबीरदास हिंदी भक्ति काव्य धारा खालिस्तान के कवि थे। मैंने आपको बताया अगर आपसे बोला जाता है कि कबीरदास तो आप बोलोगे ज्ञान मार्गी और ज्ञानाश्रयी। दोनों बातें अभी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मेरे भाई आबाद दोनों हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? और बात दोनों हो जाएगा। ज्ञान मार्गी ज्ञानाश्रयी शाखा होती है, उसी की बात हम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि सूरदास की कृतियां हैं। सूरदास की सूर सागर, सूर सूरावली, साहित्य लहरी। तो ये सभी के सभी किसकी कृतियां हैं? सूरदास जी की ही कृतियां हैं। बात याद रखोगे क्या? एक बार बताओ। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 मतलब क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी बीच के जो फालतू क्वेश्चन थे मैंने सारे हटा दिए, आप टेंशन मत लो। आपको बिल्कुल बेस्ट मिलने वाला है यहाँ पे। लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या होता है? कोई चीज़ लिखित आपसे अभिव्यक्ति कराता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? क्वेश्चन बताओ। देखो मैक्सिमम चांस मैं तुमको बता रहा हूँ कि अगर उपरोक्त तो सभी मिल रहा है, ये देखो हमेशा नहीं काम करेगा कि हमेशा करे, लेकिन मैक्सिमम में अगर आपको उपरोक्त सभी ऑप्शन दिख रहा है, मैक्सिमम चांस है इसके सही होने के। मैक्सिमम चांस है इसके सही होने के। अगर आपको आ और बा ऐसे वाले ऑप्शन मिल रहे, आ व बा दोनों, तो कंफर्म चांस होते हैं कि मैक्सिमम ये कि भैया सही होगा। मैक्सिमम चांस है कि यह सही होगा। तो ये चीज़ें हम लोग कभी कभी यूज करेंगे अगर नहीं आ रहा है तो, क्योंकि फिर तुक्का तो वैसे भी तुम मारोगे, तो थोड़ा सा सूटेबल तुक्का हो सकता है ये। पूछा जाए कबीर के गुरु कौन थे, तो बोलोगे भैया शेख तकी जो है कबीर के गुरु हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अगर हम बात करें क्या भूलूं के याद करूं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है भैया? ये एक आत्मकथा है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो बोलोगे ये भैया हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। किसकी? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है।
याद रखोगे? तो बोलोगे बिल्कुल भैया, अच्छे तरीके से चीज़ों को याद रखेंगे। पूछा जाए आपसे मुंशी प्रेमचंद्र की वह रचना जो अधूरी रह गई, आपको पता होना चाहिए भैया मुंशी प्रेमचंद्र जी जो थे वो लिखते टाइम मंगलसूत्र उनका एक उपन्यास है। क्या है? मंगलसूत्र उनका एक उपन्यास है, ये अधूरा रह गया और उनका क्या, उनकी मेरे भाई मृत्यु हो जाती है और ये अधूरा रह जाता है। बात समझ में आ गई? तो मंगलसूत्र आप याद रखेंगे, ठीक है ना? बढ़िया चीज़ है, अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, घड़ी साज शब्द है। घड़ी साज शब्द मेरे भाई देशज नहीं है, अविकारी भी नहीं है, रूढ़ भी नहीं है, ये एक संकर शब्द है। अब एक्चुअल में संकर शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो तरीके के शब्दों से मिलके बने। अगर हम घड़ी साज को लिखते हैं तो आप बोलोगे हम लिखेंगे घड़ी और लिखेंगे साज। जब आप घड़ी को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा घड़ी जो है वो एक देशज है, देशज शब्द है। घड़ी जो होता है वो कैसा शब्द होता है? देशज, हिंदी का है ना ये। आप इसको देशज नहीं, आप लिखो ये हिंदी का शब्द है। किसका है भैया? ये हिंदी का शब्द है। ये कैसा शब्द है? हिंदी का शब्द है। लेकिन भैया अगर हम साज की बात करते हैं तो ये हिंदी का नहीं है, ये तो फारसी का शब्द है एक। किसका है? फारसी का। तो जब हिंदी और फारसी मिलेगा तो बनेगा मिक्सचर, और मिक्सचर का मतलब ये होता है संकर। कैसे बोलते हैं इसे? संकर। तो आप इस तरीके से बोलोगे भैया कि जो घड़ी साज है वो एक संकर शब्द है। कौन कौन शब्दों से मिलके मिला है? घड़ी और साज। घड़ी कहाँ का है? हिंदी का। साज का है? फारसी का। रसाल का पर्यायवाची पूछा जाए, रसाल किसको बोलते हैं? आम का होता है। सिंपल क्वेश्चन है। रस से भरा हुआ रसाल, ऐसे याद कर लो। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किस तरीके से किया जाना चाहिए, ये बोलना चाहिए था इसको। किस तरीके से या किस प्रकार किया जाना चाहिए? देखो, जब बच्चा शुरुआत में आएगा तो आप उसको डायरेक्ट लेखन नहीं करवाते हैं, सुलेख नहीं बोलने लगेंगे। आप उससे वर्णमाला के द्वारा भी शुरुआत नहीं, पहले वार्तालाप से शुरुआत करते हैं, देन फिर वर्णमाला पे जाते हैं, वर्णों पे जाते हैं, फिर वर्णमाला पे जाते हैं, फिर लेखन कार्य स्टार्ट करते हैं, फिर सुलेख पे जाते हैं। तो ये सारी एक प्रोसेस है जिसपे हमें चलना है। तो फर्स्ट भैया स्टेप यही होना चाहिए। पहले तो हम लोग उसको बातचीत करके समझाने की कोशिश करते हैं, सिखाने की, ठीक है। वो जो प्राथमिक शिक्षा बोलते हैं आप, वो घर पे भी वार्तालाप द्वारा ही माँ बाप से सीखता है, ठीक है। रात्रि का पर्याय नहीं है। रात यामिनी रात होती है, रैन रात होती है, सौदामिनी और विभावरी में विभा, यानी विभा मतलब रात्रि, विभावरी रात्रि होती है, सौदामिनी रात्रि नहीं होती है। सौदामिनी का अर्थ रात्रि नहीं होता है। फिर भैया सौदामिनी का अर्थ क्या होता है? या तो हम बोल सकते हैं कि भैया जो बिजली होती है वो होती है सौदामिनी, या फिर एक जो चंचला होती है, चंचलता वाला, वो हमारी क्या होती है? बिजली। और चंचला इसके पर्याय हो सकते हैं सौदामिनी के। याद रखिएगा इस बात को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि विमुख शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। विपरीतार्थक मतलब विलोम होता है। क्या होता है? विपरीतार्थक मतलब विलोम। विमुख मतलब विमुख का उल्टा, सम्मुख, सामने मुँह करके बैठा हो। विमुख मतलब दूसरी तरफ मुँह करके बैठा हो। तो ये तो बिल्कुल सिंपल था, आप लोग पहली बार में कर देते। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नहीं बोलते भाई आज ना मेरी आंखें खुल गई, आज ना मेरी क्या हो गई? आंखें खुल गई। अभी तक मेरा होश जो था वो तुम्हारे पास नहीं था, आज मैं होश में आया हूँ। तो होश में आना, आंखें खुलना होता है। आगे अगर हम बात करते हैं, पूछा गया है अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है? आप देखो अत्यधिक, अगर हम संधि, अपना संधि हमने आप लोगों को पढ़ाई थी एक बार, याद होगा सेकंड सेमेस्टर में, बड़ा बेसिक तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी या बनता है या, तो या से या और या से ही यड़ संधि होती। तो मैंने आपको ऐसे याद करवा दिया था। आपको याद है ना कि हमने यड़ ऐसे याद करवा दिया था। कैसे बनता है भैया? आपको पता है या बनने के लिए ई और आ मिलता है तो या बनता है। यानी भैया जब अति और अधिक मिला होगा तो अत्यधिक बना होगा। यहाँ पे त्या बन गया होगा, ई की मात्रा और आ मिल के। तो भैया ये हमारी यड़ संधि होती है। तो इसमें अति जो है ये उपसर्ग प्रयोग हुआ होगा, ये उपसर्ग प्रयोग हुआ होगा। बात समझ में आ गई? यड़ संधि मैंने आपको ये चीज़ भी बता दी है ताकि अगर संधि पूछी जाए तो आप किसी तरीके की गलती उसमें ना कर दें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से सभी शब्द समूह बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। बादल के पर्यायवाची आपसे पूछे गए हैं भैया। देखो, जलज नीरज अम्बुज, जलाधि नीरदि जलधि, वारिद और मेघघन वारिद। तो मेघघन वारिद वाला ज़्यादा सही है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जलज नहीं होगा, और यहाँ भी देखो जलज लिख दिया, ठीक है। बाकी वारिद लिखा ही गलत है, तो वारिद होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें मेघघन और वारिद हमको
मिल रहा है। चलो इस क्वेश्चन को तो आप लोग समझ गए होगा, कबीरदास मतलब ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्रयी शाखा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, रिपीट 3 बार हुआ है तो आपको पढ़ना बहुत मन से है। भैया अगला क्वेश्चन है कि गोदान के लेखक कौन है। मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान गबन, ठीक है। गबन और गोदान किसकी है। चलो अच्छा, मुझे इनकी 2 कोई और रचनाएं, इन दोनों को छोड़ करके कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स में। या तो आप ऐसे बताओ कि नमक का दरोगा जो है, नमक का दरोगा, ये किसकी रचना है, ये बताओ। भैया एक ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय, सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा, ठीक है। और एक भैया मेरी बड़ी ही फेवरेट, और मैंने उसको शायद 2 से 3 बार जो है पढ़ रखा है, गुनाहों का देवता। मैंने इसको लगभग 2-3 बार पूरी पढ़ रखा है, गुनाहों का देवता, ठीक है। ये सब बताइएगा किसकी रचनाएं हैं। त्रिशूल, जाल, छाया, ये सब अलग बात है। आपको जो मैंने पूछे वो बड़ी सिंपल है। सूरदास की रचना आपसे पूछी जा रही है, प्रेम वाटिका, झरना, दोहावली, साहित्य लहरी है, इसमें कौन सी है। साहित्य लहरी, सूरावली, और जो हम लोगों ने भी पढ़ी थी ऊपर सूर सागर, वो सारी किसकी थी, सूरदास की ही रचनाएं थी। आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। कोई दिक्कत है, नहीं है ना, दिक्कत तो होनी भी नहीं चाहिए भैया। मानक हिंदी का मूल आधार जो होती है वो कौन सी भाषा होती है। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली होती है। बोली की अगर बात कर रहे हैं तो भैया उर्दू तो बिल्कुल नहीं है, हिंदुस्तानी भी नहीं है, ब्रजभाषा भी नहीं है। खड़ी बोली जो है वो मानक रूप से, मानक आधार से बोली जो है वो होती है मानक हिंदी की, याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है वो एक। चलिए, यहाँ अगर हमसे बात पूछी जाती दिए गए विकल्प में कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती मतलब भारती बोलते हैं, वीणा पाड़ी बोलते हैं, भार्गवी और शारदा में याद रखिएगा जो शारदा है। रुकिए एक सेकंड जरा, सरस्वती का निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। कौन सा पूछा गया, हमसे पूछा गया कि कौन सा पर्यायवाची जो है वो नहीं है भैया। तो आप बोलोगे भैया कौन सा नहीं है भाई, मेरे हिसाब से तो भार्गवी भैया नहीं होना चाहिए। बाकी तो कुछ शारदा, भारती, वीणा पाड़ी ये तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। भार्गवी नहीं होता है, फिर भार्गवी नहीं होता है, तो यही हो जाएगा मेरे भाई। देखो ये तो मेरे एकदम कंफर्म है कि ये है, बस आप याद रखिएगा यही एक अलग है, तो फिर यही नहीं होगा। एक बार कंफर्म भैया चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से चेक कर सकते हैं। भिक्षुक में उपर्युक्त प्रत्यय आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, प्रत्यय। प्रत्यय भैया कहाँ लगता है, पीछे लगता है लास्ट में, तो हमें पता है भिच्छ धन उक, उक होगा। भिक्षुक तो भैया उक प्रत्यय से बना है, देखो ऊ की मात्रा और का, ये तो सिंपल होते हैं ना। लघु आपसे पूछा जाता है, अगर कोई चीज़ लघु है उसका विपरीतार्थक होगा। लघु मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कम। लघु उत्तरी का उल्टा भैया दीर्घ उत्तरी प्रश्न, यानी दीर्घ बड़ा, लघायु या फिर दीर्घायु हो जाएगा, ठीक है। बात अगर हम करते हैं पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है, याद रखिएगा ये कंपटीशन लेवल में भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपसे यहाँ पूछा गया है कि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम लोग बोलते हैं भैया ईशान। क्या बोलते हैं, ईशान बोलते हैं। मैं आपको सारी एक तरीके से समझाने की अगर कोशिश करूँ, आप थोड़ा सा मेरा सहयोग करिएगा, आपको चीज़ें 100% समझ में आएंगी। बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं ये मान के चलता हूँ मेरे भाई, अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं ये डायरेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, कोशिश आप करेंगे तो आपको चीज़ें भी समझ में कंफर्म आएंगे, एकदम पूरी बातें। मैं कहूँ भैया ये उत्तर होता है मतलब नॉर्थ, ये पूरब यानी ईस्ट, ये मेरे भाई होता है साउथ, और ये होता है वेस्ट। इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, बोलोगे हाँ भैया सबको समझ में आई। याद रखना इसने हमसे बोला था कि पूरब और उत्तर के बीच, मतलब ये उत्तर और ये पूरब के बीच की जो है, इस वाली को हम लोग बोलते हैं ईशान। क्या बोलते हैं, ईशान बोलते हैं। ईशान के जस्ट नीचे आग लगी होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आग्नेय। क्या बोलते हैं, याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, आग लगी नहीं होती, आग्नेय बोलते हैं इसको। आग्नेय के और इधर चलते हैं तो नैऋत्य पे आते हैं। किस पे आते हैं, नैऋत्य, यानी इस पे आ जाएंगे मेरे भाई। और इससे जब ऊपर चलेंगे तो वायव्य होती है। कौन सी होती है, वायव्य होती है।
तो अगर कोई पूछता है कि बताओ ये जो उत्तर और पश्चिम के बीच में होती है, उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बोलोगे भैया उसे वायव्य बोलते हैं। क्षितिज और वातायन इनको हटा दो, ये इसमें कोई लेना देना नहीं। आपको जो बातें समझ में आई वो 4 तरीके के सिचुएशन आपको याद रखनी है भैया, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपसे पूछा जाता है। ये वायव्य होता है, ये ईशान होता है, ये आग्नेय होता है और ये नैऋत्य होता है, ठीक है। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको इसमें अब नहीं होने वाली है, क्योंकि ये बातें आपके समझ में आ गई। चलिए, पूछा जा रहा है कि परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन? परशुराम की प्रतिज्ञा था कि प्रतीक्षा था यार, क्वेश्चन आप एक बार मैच कर लीजिएगा। प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे भाई। तो बोलोगे भैया परशुराम की प्रतिज्ञा प्रतीक्षा जो भी था ये रामधारी सिंह दिनकर की है, इतनी बात हमको पता है, इतनी बात हमको पता है। परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, आंसर याद है। प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त तो उपसर्ग कौन सा है? देखो यहाँ पे भी या बन रहा है, इसका मतलब हमें पता चल गया कि संधि जो आएगी वो तो यड़ संधि बनेगी। कौन सी? यड़ संधि। और यड़ से यड़ संधि बनेगी तो पहले ई बनेगा फिर ए बनेगा, तो भैया हो जाएगा ये प्रति धन अक, तो प्रति अक प्रत्येक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्येक, यानी ये आ गया। देखो शासक, हमसे उपसर्ग पूछा, हमें प्रति बताना है, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं कि आगे का क्या आएगा क्या नहीं आएगा, छोड़ो इनको। हमें किससे मतलब है? प्रति से मतलब है। और हमें दूसरी चीज़ ये पता होना चाहिए कि किस संधि में है मेरे भाई, ठीक है, याद रखोगे, आगे आ जाए। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें। इसमें कौन सी शुद्ध वर्तनी है? देखो ज्येष्ठ नहीं होता है, जेठ नहीं बोलेंगे, ज्येष्ठ भी नहीं बोलेंगे, और यहाँ पे जोठ, ये देखो सारे गलत हैं यार, ये सारे गलत हैं। ये होना चाहिए था सही, लेकिन ऐसे लिखा जाता है, ये ज्येष्ठ, ये होता है ज्येष्ठ, ठीक है। ये टाइपिंग एरर है यहाँ पे, ठीक है। ये है बिल्कुल सही ऑप्शन, बा वाला ही सही है लेकिन लिखा नहीं है सही। तो बात समझ में आ गई, इसे ज्येष्ठ बोलते हैं। और ज्येष्ठ का मतलब आपको पता है क्या होता है? सबसे बड़ा जो पुत्र होता है उसे बोलते हैं ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़ा होना। ऊंचे कुल में पैदा होने वाला आर्य होता है मेरे भाई, ज्येष्ठ नहीं होता है, ठीक है। आगे अगर आपसे पूछा जाता है संस्कृत में वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, मतलब संस्कृत के ही हैं और वैसे ही वो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तो हम उनको तत्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। और अगर हिंदी विकार रूप उसका संस्कृत का पूछा जाता है तो उसको हम तद्भव बोलते हैं। कर चुके हैं हम लोग इस बातों को ऑलरेडी, पीछे भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। शंकर कौन सा था भैया? एक शब्द अभी हमने आपको बताया था, एक शब्द घड़ी साज, याद है ना? कोई पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो सारे आपको याद रखने हैं, चलिएगा। इसके बाद ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा। इसमें आपसे पूछा गया निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। कौन सा संयुक्त व्यंजन? पहले तो व्यंजन ही आप देख लो, छा छत्री त्रा त्रिशूल ज्ञा ज्ञानी व्यंजन है। ये कहाँ से व्यंजन हो गया? ये तो स्वर है, ये तो स्वर है, ये व्यंजन नहीं हुआ भैया। त्रा त्रिशूल एक और होता है, श्र, ये होता है। कैसे बनता है? श और रा से, आगे इसके आ लिख दो, ये इसका टूटने पर रूप बनता है। ऐसे भैया छा छत्री कैसे बनता बोलोगे? भैया बनता है कशा से, क श और अ से। भैया ज्ञा ज्ञानी कैसे बनता है बोलोगे? जैया से बनता है, जा और ये वाला ण। त्रा किससे बनता है? त, र और आ से। तो ये इसके रूप हो गए सारे, ठीक है। आपको ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है ना मेरे भाई। बढ़िया तरीके से चीज़ें कंफर्म हो गई। हम लोगों ने लगभग मेरे भाई आप मानो 25 मिनट में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि नहीं किया? क्या इन 25 मिनट में आपको कुछ ऐसा लगा कि कोई फालतू की बात हुई हो, किसी तरीके की कोई आपको ज्ञान देने वाली बातें? ज़बरदस्ती का लेना ही नहीं आपको ज्ञान किसी से, ठीक है। ज़बरदस्ती का ज्ञान आपको किसी से नहीं लेना है। जितनी बातें हैं वो सामने हैं, बात ख़त्म, आगे बढ़ो, ठीक है। तो वात्सल्य रस के सम्राट किसे कहा जाता? सूरदास को। यहाँ से हमने स्टार्ट किया और अंतिम में हमने कहाँ पे ख़त्म किया है जाके? आप बोलोगे भैया अंत में हमने ख़त्म किया है जाके संयुक्त व्यंजन पे, संयुक्त व्यंजन पे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है।
एक हाइप करके भैया कुछ है, तो हाइप अगर तुम लोग कर पाते हो तो यार कर दो, जो भी होता हो, मुझे इतना खैर भी नहीं पता है इनके बारे में। हाइप आप कर देना और कमेंट में मुझे ये बताना है कि आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा सही लगा, कि मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ तो अच्छा लगेगा। अगर आप चाहो तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैंने इनके बारे में बताया तो मैं यही बताऊँ कि कबीरदास भी मेरे भाई ज्ञानाश्रयी शाखा के हैं, तुलसीदास जो है किस शाखा के हैं, या रहीमदास जो है किससे संबंधित। तो अगर सारे ऑप्शन एक्सप्लेन करने लगूंगा तो एक क्लास चलने का मतलब 2 घंटे। और ये चीज़ मैंने आपको करके देखी है। SST अभी मेरी क्लास जो आएगी 3 तारीख को SST की, आप देखिएगा 3 तारीख को एक क्लास आएगी और वो क्लास ऐसी होगी, उसमें मैं लगभग आपको 120 प्रश्न लगभग करवाऊंगा, 120 से 125 प्रश्न। लेकिन अगर आप उनका एक्सप्लेनेशन देखोगे आपके 250 से ऊपर के प्रश्न हो जाएंगे। हर ऑप्शन के बारे में बताया है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताए हैं। तो ठीक है, ये वाली क्लास आपको देखनी है 3 तारीख को मेरे भाई आ जाएगी, 3/10/2025 शाम को 7 PM पे। बिल्कुल देखना मत भूलना इसको, अभी से आप जा कर के लाइक कर दो और इसको जो है नोटिफाई कर दो जाके कि इस क्लास के बाद आपको MCQ एक भी क्लास से बाहर नहीं मिलेगा। MCQ चलो इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि एक भी बाहर नहीं जाएगा भाई। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, बनेगा तो बुक से ही, और बुक से ही पढ़ना होता है। आप लोग जो आदि पवन गलत है, आपको भी पता है, पवन है या फिर जो भी राजन सीरीज वगैरह हैं, इनमें आधे क्वेश्चंस मेरे भाई कम से कम 5-5 10 क्वेश्चन गलत हैं। तो मैं उन चीज़ों को एकदम से फ़िल्टर करके आपके पास लेके आता हूँ, एकदम से उनको 10 जगह चेक करके तब आपके पास वो कंटेंट आता है। तो आप इतनी बात को ज़रूर ध्यान रखा करिए कि आपके लिए काफ़ी मेहनत होती है, तो फिर उन चीज़ों का पे बैक मिलना चाहिए सही से। ठीक है, तो करना क्या, बस लाइक कर देना है, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना है, सपोर्ट करना है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले किसी सेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।